Protect yourself from the ill effects of PM 2.5 with Dabur Chyawanprash, scientifically tested to help protect your lungs from PM 2.5. जिनको इनफर्टिलिटी होती है उनको संतति सुधा खाली पेट गोधन अर्क के साथ दे देते। गोधन अर्क पूरे शरीर का, यूट्रस ओवरी का, फिलिपियन ट्यूब का, प्रजनन तंत्र का शुद्धिकरण कर देता है। वैद्यनाथ असली आयुर्वेद पेश करते हैं हर्बल जूस, प्रकृति का अनमोल तोहफा। अभी बताइए कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, क्या इनका भी इलाज संभव है? CA7 विन कैप्सूल, तो उसमें क्या है जी, एक तो व्हीट ग्रास पाउडर, एक मोरिंगा का पाउडर। जब भी कैंसर रोग के बारे में पता चलता है, ये दो चीजें विधिवत देनी शुरू कर दो। आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ये देसी दवाएं होती हैं, क्योंकि ये दवाएं तो ऐसी होती हैं अगर फायदा नहीं करती हैं तो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश दवाएं वो बनी हुई दवा होती हैं, ये प्राकृतिक चीज़ है। नहीं, आयुर्वेद में तो नुकसान है नहीं, फायदा धीरे धीरे करते हैं। आयुर्वेद तो अपनी जड़ी बूटी के बने हुए हैं ना, उसमें क्या नुकसान है। एलोपैथी से बहुत अच्छी पद्धति है ये। मैं तो ये कहूँगा कि अधिक से अधिक पेशेंट जो है ना इसका लाभ उठाएं। आयुर्वेदिक में जो है ना क्योर है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उसका एक लिवर बायोप्सी किया। तो उसमें हमारा पैथोलॉजिस्ट ने बोला है कि इस लड़की का लिवर का डैमेज हुआ है शराब की वजह से। इनके माँ बाप से बात किया और उन्होंने उसी टाइम हमें बताया कि ये बहुत टाइम से बहुत सारा आयुर्वेद की दवाइयाँ ले रहा था। मैं इंसुलिन पे हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाई लेने से ये जल्दी जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली इनकी डायबिटीज़ 500, 400, 300 ऐसे रहती थी, बट वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद में 60, 50 तक आ गई थी। शुगर कम होने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे, मेरा हाथ पांव शिथिल होने लगा, तो मैंने वो आयुर्वेदिक दवाई बंद कर दी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे लोग लेते हैं पेट साफ करने के लिए और पाइल्स को ट्रीट करने के लिए, त्रिफला जो है। और इधर आप देखते हैं कि इसका जब हमने एनालिसिस किया हेवी मेटल्स का, इसमें लेड काफ़ी बड़ा पड़ा है। मैं एक बार एक आयुष अधिकारी से मिलने गया था and I asked him, have you noticed any adverse reports? And he told me that yes. He said in as many words that these reports have come from patients who have consumed Ayurvedic medicines consumed by all major Ayurvedic manufacturers. It almost seems like a body that's more interested in looking after the interests of the manufacturers than protecting the patients themselves. अभी कुछ लोग कहते हैं कि क्या सबूत है कि ये काम कर रही है, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ हवा है, हमें पता नहीं है, कोई सबूत हमारे पास प्रमाण नहीं है, मगर हमें अनुभव है क्योंकि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। पहले जब ये सब जो आया था दुनिया में, उस समय कौन क्लिनिकल ट्रायल किया था भाई? आपको वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? किसी को अगर कोई कैंसर होता है ना, तो कुछ जानकारी लेने की ज़रूर आ जाता है भाई, तो मैं उनको सुझाव दे देता हूँ भाई डॉक्टर साहब की दवाई तो बहुत ऊंची है, हमारा तो एक जड़ी बूटी है, तो उनको वो मुफ्त में मिल जाती है। कब ऐसा लगा कि जो मैंने दवाई बनाई है वो कैंसर की है? वो 2004। 250 patient infertility. There is no scope in future you have the boy or child. We have given medicine. 250 patient delivered voice photo with all the document we have, sir. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। ये केरल के कोच्चि जिले की रहने वाली कृष्णा प्रिया हैं। 14 साल की उम्र में ही इनका लीवर खराब हो गया। ट्रांसप्लांट कराने के अलावा परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लीवर खराब होने की वजह थी अल्कोहल। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उसका एक लिवर बायोप्सी किया। तो उसमें हमारा पैथोलॉजिस्ट ने बोला है कि इस लड़की का लिवर का डैमेज हुआ है शराब की वजह से। तो हमने बोले ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्कूल जाने वाली लड़की है, वो तो शराब नहीं पीता।
लेकिन वो बोले कि ये शराब की वजह से हो रहे, आपको ढूंढना है कहाँ से आया ये शराब का प्रॉब्लम इनका लिवर में। तो हमने बहुत टाइम निकाल के इनके माँ बाप से बात किया और उन्होंने उसी टाइम हमें बताया कि ये बहुत टाइम से बहुत सारा आयुर्वेद की दवाइयाँ ले रहा था। तब ब्रेन का कुछ बीमारी था, उस चीज़ के लिए ये आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास गया और वहाँ उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में दिया था ये हर्बल ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स लेने के लिए, और बहुत टाइम ये चल रहा था। तो हमने किया कि हमने वो सब दवाई लिया और उसका एनालिसिस किया और उसमें हमें पता चला कि 2-3 सिरप्स में है, उसमें काफ़ी ज़्यादा शराब की परसेंटेज था उसमें, और ये बहुत साल से ये चीज़ ले रहा था। उसके वजह से आयुर्वेदिक दवाई में जो शराब था उसके वजह से इसका लिवर का बीमारी हुआ था। जब हमें एहसास हुआ कि समस्या उस आयुर्वेदिक दवा की वजह से हुई है जो हमने उसे दी थी, तो हमें बुरा लगा। पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा हो गया। उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि बिना लीवर ट्रांसप्लांट कराए उसकी जान कैसे बचाई जाए। हमारी पहली प्राथमिकता यही थी कि किसी तरह उसका इलाज हो सके और वह इस हालत से बाहर आ पाए। इसी वजह से हमारे मन में विचार आने के बावजूद हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए। उस समय हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम बहुत डर गए थे, लेकिन अब हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं। കാരണം അത്രയും നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിക്കവറായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको। उस चीज़ के लिए हमने इसको एक छोटा सा स्टेरॉइड थेरेपी दिया। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए। बिल्कुल लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो गया। फिर भी इसका लिवर में काफ़ी डैमेज था, वो शराब के हिसाब से हम बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि और एक चीज़ था उसमें, कुछ हो रहा था लिवर में, सिर्फ शराब का डैमेज नहीं था। तो इसलिए पैथोलॉजिस्ट ने हमें बोला कि एक रिपीट बायोप्सी कर लेना। तो हमने वो भी किया है और रिपीट बायोप्सी में हमने देखा है कि शराब का जो डैमेज था वो सब चला गया, लेकिन एक बहुत सा रेयर जैसे एक लिवर बीमारी था उसका हम बोलते हैं नॉन सेरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। तो हमने क्या किया, हमने पहले वो सिरप्स और लिक्विड दवाई का जांच किया था, ये टेस्टिंग किया था। हमने इस बार वो चूर्ण और टैबलेट्स वगैरह है उसका भी टेस्ट किया, तो उसमें निकला इसका आर्सेनिक एक बहुत सा टॉक्सिक पॉइजनस हेवी मेटल है जो लिवर को बहुत डैमेज करता है। ये दोनों मिलकर उसका लिवर की बीमारी हो रहा था। भारतीय चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। प्राकृतिक, सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाने वाली इस परंपरा को अब एक वैश्विक ब्रांड बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या वाकई यह पूरी तरह सुरक्षित है? क्या प्राकृतिक शब्द दुष्प्रभावों से पूरी तरह मुक्त होने की गारंटी है? मैं इंसुलिन पे हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाई लेने से ये जल्दी जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने उनके संपर्क से ही आगे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसर्न किया जो कैलकाटा के हैं। तो मैंने उनसे दवाई ली, उन्होंने मुझे दवाई दी आयुर्वेदिक। उससे मुझे जो इंसुलिन था वो करीब हट ही गया था। सर वो आयुर्वेद की दवाई ले रहे तो इन पर कोई असर था? सर एक्चुअली इनकी डायबिटीज़ 500, 400, 300 ऐसे रहती थी, बट वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद में 60, 50 तक आ गई थी। तो वो उसके आने के डाउन होने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। करीबन 2 महीने मैंने दवाई ली और उसके बाद जो मेरी जो डोज थी वो डाउन होने लगी। जो मेरी डायबिटीज़ थी वो 85 के आसपास रहने लगी। फिर थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद 165 के आसपास आई। मुझे एकदम डाउट हुआ, मैंने कहा ये चक्कर क्या हुआ, क्योंकि इंसुलिन मैंने टोटली बंद कर दिया। क्योंकि मुझे डायबिटीज़ कम होने की वजह से, शुगर कम होने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे, मेरा हाथ पाँव शिथिल होने लगा। तो मैंने वो आयुर्वेदिक दवाई बंद कर दी। तो फिर इस आधार पे आप लोगों ने जांच कराने की कोशिश की? फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उन डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि उनको क्लियर बता दिया कि भाई हम मेडिसिन इसलिए बीच में इंसुलिन नहीं स्किप ले रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, बिकॉज ये हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं
तो उसके कारण हमारी शुगर लो आ रही है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी पुरानी 15-20 साल की डायबिटीज़ अगर इतनी जल्दी लो आ रही है तो उसमें कुछ तो रीज़न होगा। तो डॉक्टर साहब ने उस मेडिसिन के चेक करवाया उसको। तो फिर हमें शक हुआ कि आयुर्वेद में इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं आती है जो पेशेंट इंसुलिन पर हो और उसको इंसुलिन बंद हो जाए और उसके बाद भी शुगर डाउन लगे। तो हमें शक हुआ कि कहीं इसमें एलोपैथी की दवाई मिक्स नहीं हो। तो हमने पेशेंट को बोला कि इन मेडिसिन की इनकी हमने लैब में, एक ऑथराइज लैब है, उससे चेक कराया। ये लैब है ना, जगदम्बा लेबोरेटरीज करके। इसमें ये ग्लिम्प्राइड मिला हुआ है, हर गोली में 1 मिलीग्राम मिला हुआ है। पेशेंट ऑलरेडी दो गोलियां दिन में 3 बार ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट लगभग 6 गोलियां ग्लिम्प्राइड की ले रहा है, 6 mg ग्लिम्प्राइड दिन भर में ले रहा है। ये मेटफॉर्मिन है जो हर गोली में मिली हुई है, ये भी पेशेंट 6 गोलियां ले रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में इनको ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी इंसुलिन भी बंद हो गई और शुगर भी डाउन जाने लगी। हमें पता है कि भाई किडनी डिजीज़ पेशेंट में मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते हैं जब किडनी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो। उस समय उसको अगर मेटफॉर्मिन हाई डोज में दी जाती है तो किडनी पर गलत असर आने की संभावना है। इसलिए हमें सेफर मेडिसिन जो कि इंसुलिन के रूप में आती है वो हमने दी उनको। अब ये चीज़ आयुर्वेद वालों को डेफिनेटली नहीं पता होगी क्योंकि वो इसकी स्टडी नहीं करते हैं। तो वो उन्होंने जो वैद्य जी थे उन्होंने वो दवाइयाँ उनको मिक्स करके आयुर्वेद के नाम पे दी। तो उन्होंने क्या बोला था कि आपका डायबिटीज़ ठीक कर देंगे? हाँ, वो बोले कि डायबिटीज़ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। उन्होंने मुझे दवाई दी और नेचुरली जो भी बीमार आदमी होता है वो जगह जगह जाता ही है और वो कोशिश करता है कि मेरे जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाएं या इंसुलिन मेरी बंद हो जाए। तो मैं भी चाहता था क्योंकि पेट के अंदर 3-3 बार 4-4 बार इंसुलिन लग रहा है तो नेचुरली दिक्कत तो आती है। यह सिर्फ 2 कहानियां नहीं हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के दुष्प्रभाव के ऐसे अनगिनत मामले सामने आते रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त ऐसे कई भुक्तभोगी हमें मिले। आयुर्वेदिक दवाइयों के विपरीत असर और उससे शरीर पर हुए दुष्प्रभावों को हमसे साझा किया। कई लोगों ने अपने प्रिस्क्रिप्शन भी हमसे साझा किए और कुछ लोगों ने दवाइयों की खुद से लैब में जांच करवाई जिसमें लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व सुरक्षित सीमा से काफी ज्यादा पाए गए। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन लोगों ने कैमरे पर आकर बात करने से मना कर दिया। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर का है। इन्होंने डायबिटीज के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा मंगवाई। यह दवाई पश्चिम बंगाल में बनाई जाती थी। यह मामला डॉक्टर शैलेश लोढ़ा के सामने आया। उन्होंने इस दवा की जांच जम्मू कश्मीर स्थित IIT लैब में करवाई। जांच में एलोपैथिक दवा मेटफॉर्मिन की मिलावट पाई गई। लोढ़ा ने आयुष मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई। इसी तरह एक मामला दिल्ली में भी सामने आया। मरीज को जिस दवा की सलाह डॉक्टर ने दी थी उसमें तय मानकों से ज्यादा मात्रा में मरकरी, आर्सेनिक और लेड मौजूद थे। आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर हुए कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं जिसमें सामने आया है आयुर्वेदिक दवाइयों में हेवी मेटल्स होते हैं जो नुकसानदायक हैं। यहां तक कि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले गिलोय और अश्वगंधा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। एक देश ने तो इस पर बैन भी लगा दिया है। आयुर्वेदिक दवाइयों में कई बार सीसा, पारा, आर्सेनिक और अल्कोहल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए सख्त नियम कानून नहीं होने, अप्रशिक्षित वैद्यराजों और मेडिकल निगरानी के बिना हो रहे इलाजों से मरीजों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे लोग लेते हैं पेट साफ करने के लिए और पाइल्स को ट्रीट करने के लिए त्रिफला जो है। और इधर आप देखते हैं कि इसका जब हमने एनालिसिस किया हेवी मेटल्स का, इसमें लेड काफ़ी बड़ा पड़ा है, 5.14 है मिलीग्राम पर किलोग्राम। मतलब लेड का कोई सेफ लेवल नहीं होता। जितना मतलब छोटा सा भी अगर लेड है तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा पेट में और ब्रेन में हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट जो है। तो ये सब त्रिफला जो है बहुत कॉमनली लोग जाके खाते हैं, ओवर द काउंटर खरीद के खाते हैं, लेकिन इसका कोई
रेगुलेशन या क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या डाला हुआ है, क्या कौन से हेवी मेटल्स है, इससे क्या तकलीफ आपको फ्यूचर में होगा, ये सब आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए सब कुछ ख्याल से वेल इन्फॉर्म्ड इन डिसीजंस लेके आपको ये आयुर्वेद का इलाज करना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय के मुताबिक शहरों के करीब 52.9% और गांवों के 46.3% लोग आयुर्वेदिक दवाएं खा रहे हैं। हिमाचल के लोग सबसे ज्यादा आयुष पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला जैसे भारत के दक्षिणी राज्यों और लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे भारत के उत्तरी इलाकों में भी आयुर्वेद का बड़ी संख्या में इस्तेमाल होता है। साल 2014-15 में भारतीय आयुष उद्योग के बाजार का आकार लगभग 23,000 करोड़ का था। साल 2020 में यह बढ़कर 135 लाख करोड़ तक पहुंच गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आयुष मंत्रालय की शुरुआत हुई। इससे पहले यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही एक विभाग के तौर पर काम करता था। पहले साल यानी 2014-15 में इसका बजट 1069 करोड़ था। साल 2024-25 में यह 3,712 करोड़ हो गया, यानी 10 सालों में ही 270% की भारी बढ़ोतरी हुई, जो आयुष के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता भी है। मगर हाँ, इतना बजट जारी होने के बावजूद अक्सर आयुष की दवाइयों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। पार्लियामेंट की आयुष समिति की 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आयुष की औषधियों की गुणवत्ता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें धातु की ज्यादा मात्रा को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत सरकार आयुर्वेद का जमकर प्रचार करती है। प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार के मंत्री आयुर्वेद की तरफ वापस लौटने की बात कहते नजर आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। लेकिन हालात ये है कि आज भी भारत के ज्यादातर आयुष ड्रग्स जो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं, वो ड्रग्स के रूप में नहीं बल्कि फूड सप्लीमेंट के रूप में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, जब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग की डेफिनेशन अलग दी गई है, और यहाँ पे जो कोई प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग रेगुलेशन के अंतर्गत बनती है, और वो दूसरे कंट्री में जो है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वहाँ पे वो सिस्टम ही रिकॉग्नाइज नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और वो जो है ड्रग के हिसाब से देखते हैं उसको भी, अगर ड्रग है तो वो ड्रग के हिसाब से जो है, जो उनके रेगुलेशन है उसमें फिट नहीं होती, वो क्वालिफाई नहीं करती, ठीक है ना। अब इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, लोग जो है वहाँ पे प्रैक्टिशनर्स भी नहीं है, सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं है, पर लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे जाता है, क्योंकि लोग अपने आप यूज करते हैं। वहीं इसको लेकर आयुष मंत्रालय के एडवाइजर डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय बताते हैं। जिस कंट्री का जैसे रेगुलेशन है उसको मीट करने के लिए हमने भी ड्रग रूल्स में रिलैक्स कर रखा है। मतलब इधर हमारा आयुष ड्रग, ASU ड्रग बोल के रजिस्टर होता है, वो बाहर जाने के टाइम में वो फूड सप्लीमेंट बोल के लेबल चेंज करके भी जा सकते हैं। उसका एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री वो चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है आप कुछ हाइड कर रहे हैं। आपका जो द्रव्य है, मेडिसिन है, एज ए ड्रग जाना है, सो क्लिनिकल ट्रायल बहुत सारे कंट्री का रिक्वायरमेंट है। क्लिनिकल ट्रायल और सेफ्टी स्टडी के बिना वो नहीं जा सकते। यदि आप क्लेम करना चाहते हैं मेरा ड्रग ये बीमारी को दूर करेगा, वो तो ज़रूरी होता है। उसके लिए भी प्रयत्न शुरू हो चुका है। अभी भारत सरकार का निश्चय ये हुआ है, एटलीस्ट 5 बॉटनिकल्स को हम जो स्टैंडर्ड US FDA का है उस स्टैंडर्ड में खड़ा उतर के हमें इंटरनेशनल लेवल में लॉन्च करना है। सरकार दावा तो करती है कि आयुष की दवाइयां देश ही नहीं दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन राज्यसभा में जब सवाल पूछा गया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान
कितने आयुष उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकृति या पंजीकरण प्राप्त हुआ, तो सरकार का जवाब था कि वह इस तरह का डेटा रखती ही नहीं। पत्रकार ओमकार खांडेकर लंबे वक्त से आयुर्वेद और उसकी दुनिया के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो हमसे एक दिलचस्प जानकारी साझा करते हैं। I have done a similar thing during the course of my reporting. मैं एक बार एक आयुष अधिकारी से मिलने गया था, and I asked him, "Have you noticed any adverse reports?" And he told me that yes, just like you said, they have also found thousands of such reports. And he said in as many words that these reports have come from patients who have consumed Ayurvedic medicines consumed by all major Ayurvedic manufacturers. He did not name any names. But just like you said, like they haven't gotten around to investigating these things properly. If they have done that, they don't reveal these things in public to me. And that is probably the biggest worry of it all, because it almost seems like a body that's more interested in looking after the interests of the manufacturers than protecting the patients themselves. In one of the reports that I had done, the Indian ministers wanted to convince the US FDA to allow sales of certain Ayurvedic products in the US. And the US FDA's contention was that the things that you are asking us to allow to be sold in the US, some of these Ayurvedic formulations have heavy metals in them. Now, as per the current body of knowledge that we have, heavy metals in medicines have no medical benefits. It doesn't do you any good. But Ayurveda में there are quite a few formulations जहाँ पे इसको crucial माना जाता है. So these Indian officials said that we have these classical texts in which it has, like, we have been using these things for years and we have seen benefits. And the US officials were like, but where is the proof? Right? And they did not have it. And this happened nearly a decade after the Ayush Ministry was set up. लेकिन आयुष की दवाएं एविडेंस पर आधारित हो, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? दरअसल आयुष मंत्रालय ने मार्च 2021 में 5 सालों के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना की शुरुआत की, जिसके लिए 122 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना का उद्देश्य है आयुष औषधि बनाने वाली सार्वजनिक और निजी कंपनियों की स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए आर्थिक मदद करना, ताकि वो अपनी फैसिलिटीज एडिक्वेट, इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकें। जब भी भारत सरकार से आयुर्वेद की दवाइयों की गुणवत्ता को बेहतर करने को लेकर सवाल किया जाता है, तो सरकार इस योजना का जिक्र करती है। हालांकि जब हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, तो पता चला कि बीते 4 वित्तीय वर्षों में महज 47.49 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इस योजना के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भारत में लगभग 8,000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधि निर्माता हैं, जिनमें से अधिकांश लघु और मध्यम स्तर के उद्यमी हैं। इनके पास गुणवत्ता सुधार, उत्पादन तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस योजना के तहत उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। योजना को लेकर कहा गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की संस्थाओं को इस योजना के तहत मदद राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसे सरकारी संस्थानों को गए हैं। ऑल इंडिया आयुर्वेद मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के दक्षिण भारत के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डी रामानाथन इशारा करते हैं कि आयुष मंत्रालय रिसर्च पर बेहद कम खर्च करता है। You know how much amount is funding in India? Only less than 1%, sir. How much amount they are spending for the research? How much amount for the establishment, their regulation? Only 70 to 30. So that is a very, very less amount. So my question,
You are giving at least 10,000 crores. These 10,000 crores, at least you give to the 2,000 crores only for the research. आयुर्वेद की ड्रग्स में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर डी रामानाथन का मानना है कि पैसों की कमी के कारण क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, और ऐसा ही कहना है डॉक्टर कटोच का भी। एक इंडिया में जो है लगभग कोई 8,500 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 8,500 से ज़्यादा। उसमें से 85% जो है वो स्मॉल स्केल में है। हाँ, एमएसएमई, ठीक है ना, 5 से 25 करोड़ के बीच में उनका बिजनेस है। जी सर। ठीक है, इसका मतलब जो है वो बाकी जो है वो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या उनकी जो फाइनेंशियल सस्टेनेंस है वो इतनी वायबल नहीं है। इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि ये सब ठीक ठाक काम करते हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि इसका सेफ्टी का। मान लो एक नया प्रोप्राइटरी आयुर्वेदा मेडिसिन आ गया कल और या आज, इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मार्केट कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं हैं। क्योंकि ये 2000 साल पहले किसी ने कुछ किताब में लिखा है कि ये सब यूज़ करने से ये सब बेनिफिट्स होता है, लेकिन उसका कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हुआ है, ना सेफ्टी का टेस्टिंग ना बेनिफिट का टेस्टिंग हुआ है। लेकिन ये सब एक बिलीफ सिस्टम है, और बिलीफ सिस्टम जो होता है वो प्योरली बिजनेस के लिए होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो हम बोलते हैं ना, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में हमें मिलता है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए, लेकिन आयुष का तो बजट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। हर बजट में आयुष को तो 2000 करोड़ मिल जाता है, उसमें तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी का काम करता है या कोई काम ही नहीं करता, लेकिन ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम से चलता है और बिजनेस की वजह से चलता है। किसी भी दवाई की विश्वसनीयता को लेकर क्लिनिकल ट्रायल एक जरूरी पैमाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद अपने इस भाषण में इसी का जिक्र कर रहे हैं। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे, और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल को समझ लेते हैं। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत ही बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, कंपोनेंट्स आते हैं। जब भी कोई नई दवा बनना शुरू होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो दवा उस कीटाणु के अगेंस्ट कार्यरत है कि नहीं। उसको देखने का ये तरीका होता है कि आप उसके कीटाणु के कल्चर्स में उस दवा को यूज़ करते हैं, देखते हैं कीटाणु उससे मरा कि नहीं मरा। अगर कोई एंटीबायोटिक टाइप चीज़ है तो अगर आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती है तो उसके बाद एनिमल मॉडल्स होते हैं, टिश्यूज़ होती है, एनिमल कल्चर टिश्यूज़ होती हैं, उसमें वो दवाई दी जाती है कीटाणु के साथ और देखते हैं कि वो कीटाणु मरा कि नहीं मरा और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आए, सेल्स डैमेज तो नहीं हुए। जब यहाँ पे सक्सेस मिलती है तो उसके बाद अगला मॉडल होता है एनिमल मॉडल, जिसमें कि चूहा या कोई और जानवर के अंदर वो बीमारी दी जाती है और साथ में दवाई दी जाती है देखने के लिए कि वो जानवर उस बीमारी से रिकवर हुआ, और रिकवर हुआ उसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया उस जानवर में, और जानवर की ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसकी हेल्थ कैसी रही। अगर वहाँ पे सक्सेस मिलती है तो उसके बाद वो जो क्लिनिकल ट्रायल है इंसानों में हम शुरू करते हैं। उसके अंदर हम बोलते हैं फेज़ 1, 2, 3, 4 ट्रायल। तो फेज़ 1 ट्रायल हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है, उसमें दवाई दे करके अगेन ये देखे जाते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। डिपेंड करता है क्या चीज़ है, कई बार हम ड्रग्स को हेल्दी वॉलंटियर में देते हैं और साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, और उस दवाई को वो पर्सन हजम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, साथ में कितनी डोज तक हजम कर पा रहा है। उसके बाद फेज़ 2 ट्रायल में हम उस बीमारी, जिस बीमारी के लिए वो दवा बनी है, उस दवाई को यूज़ करने के उस बीमारी के मरीज को वो दवा दी जाती है। स्मॉल सैंपल होता है 20 से 50 मरीज, जिसमें कि वो दवा दी जाती है, जिसमें वो जिनको वो बीमारी है उस कीटाणु द्वारा। इसमें ये देखते हैं अगेन कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा और उस दवाई से क्या वो मरीज ठीक हो रहे हैं और मरीजों को कोई मेजर तकलीफ़ तो नहीं हो रही। अगर वहाँ पे सक्सेस मिलती है तब जा कर के एक लार्जर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसमें 500 से लेके 1000 मरीज तक या और भी बड़ा नंबर हो सकता है। ये मल्टी सेंट्रिक होती है। अगर ये भारतवर्ष में लॉन्च होनी है तो देश के 4 कॉर्नर, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, सब जगह एक सेंटर लिया जाता है ताकि हमारे देश की सारी पॉपुलेशन की जो जेनेटिक प्रोफाइल है वो कवर हो सके।
और वहाँ पर ये आफ्टर ऑफ कोर्स अप्रूवल तो हर स्टेप पर होते हैं, अप्रूवल्स के बाद ये ट्रायल शुरू होती है। इसके अंदर यूजुअली 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को वो दवाई मिलती है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, मान लीजिए निमोनिया है, निमोनिया में अमॉक्सिसिलिन हम देते हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, और दूसरे ग्रुप को मिलती है ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। और किसको क्या मिलेगा ये इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता। दोनों दवाइयाँ बिल्कुल सेम पैकिंग में आती हैं और रैंडमाइज करते हैं। रैंडमाइज का मतलब है कि कंप्यूटर से एक जनरेट करते हैं सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस इतना रैंडम होता है कि किसी को भी वो दवा मिलने का 50% चांस होता है। तो ऐसे 2 ग्रुप्स बन जाते हैं और वो दवाई दी जाती है। सब ब्लाइंडेड होते हैं, इन्वेस्टिगेटर भी और पेशेंट भी और जो मैन्युफैक्चरर है वो भी। जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है फिर डेटा को अनब्लाइंड करके और एनालाइज करते हैं कि क्या ये दवा जिनको मिली उन मरीजों का रिज़ल्ट जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके जैसा ही है, उससे बेहतर है या उससे ख़राब है। अगर उससे ख़राब है तो दवाई रिजेक्ट हो जाएगी, बेहतर है या उसके जैसा है तो दवाई एक्सेप्ट होने के चांसेस रहते हैं। इन सब को स्टडी करने के बाद फाइनली DCGI में अप्रूवल के लिए जाते हैं। DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद ये दवाई मार्केट में लॉन्च होती है। और यहीं स्टडी ख़त्म नहीं होती है, मार्केट में लॉन्च होने के बाद फेज़ 4 इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी बोलते हैं, वो चलता है। अब फेज़ 4 की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हम फेज़ 1, 2, 3 करते हैं तो पेशेंट सारे हम लोग साइट के नज़दीक होते हैं, साइट के डॉक्टर स्टाफ उनको फ़ोन करके पूछते रहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, रेगुलर फॉलोअप होता है, हर चीज़ का उनको इलाज मिलता है, पेशेंट भी बड़े सेलेक्टिवली रिक्रूट होते हैं। बट जब ये मार्केट में आ जाती है तो हर तरीके के मरीज़ों को मिलती है, हर तरीके के जगह से दी जाती है, तो ये लार्जर सैम्पल होता है। और इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि जब मार्केट में आने के बाद, पब्लिक यूज़ में आने के बाद इस दवाई का असर सही आ रहा है या एक्सपेक्टेड आ रहा है या उससे कम तो नहीं आ रहा है, तो ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और फेज़ 4 होता है, ये भी किया जाता है और इन सब का डेटा भी DCGI को सबमिट होता है। तो इतनी लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है। इन सब में शुरुआत से लेके बाज़ार में आने तक 10 साल तक लग जाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल के जो शुरू होता है और मार्केट में आता है इसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आयुर्वेद में क्लिनिकल ट्रायल होता भी है। आयुर्वेद में 2 तरह की दवाई होती है, एक क्लासिकल और दूसरा प्रोप्राइटरी। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हों या इसके मैन्युफैक्चरर, इनका मानना है कि क्लासिकल के लिए किसी भी तरह के एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। क्लासिकल बुक्स के लिए, क्लासिकल प्रिपरेशंस के लिए जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक्स है उसका रेफरेंस देना होता है। सेफ्टी स्टडीज अलग से देने की जरूरी नहीं है, इसलिए है ये ऑलरेडी इसके बारे में सेफ्टी स्टडीज हुआ है, वो डॉक्यूमेंटेड है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक में। लेकिन क्या है प्रोप्राइटरी मेडिसिन? दरअसल साल 1982 तक आयुर्वेद में सिर्फ उन्हीं दवाओं को बेचा जाता था जो चरक संहिता समेत 54 आयुर्वेदिक ग्रंथों में दर्ज है। लेकिन इसी साल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अमेंडमेंट करके पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स को जोड़ा गया, जो 1 साल बाद 1983 में लागू हो गया था। प्रोप्राइटरी मेडिसिन लाने के पीछे आयुर्वेद का बढ़ता मार्केट बताया जाता है। प्रोप्राइटरी दवाइयों के निर्माण में वो तथ्य इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका जिक्र पारंपरिक ग्रंथों यानी चरक संहिता समेत दूसरी किताबों में होता है, लेकिन इन्हें नए तरीके, नए सोच या खोज के साथ मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन इसके असर, साइड इफेक्ट और दूसरे पहलुओं की जांच के लिए साल 2010 में पहली बार सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक नया नियम 158B जोड़ी। लेकिन इससे पहले क्या नियम थे? ये जो एक्सपर्ट कमेटी जो स्टेट का है, वो ये सारे प्रक्रिया पहले भी चल रहा था, लेकिन अलग अलग स्टेट का अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी अलग अलग टाइम में अलग अलग क्राइटेरिया बनाते थे, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होता था। इसके वजह से जो भी पब्लिक का, स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन के बेस पर एक गाइडलाइंस फिक्स कर लिया, इसी के बेस पर 158B सरकार ने लागू किया। आज आयुर्वेद में बड़ी संख्या में प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही बेची जा रही है। खासकर बड़ी कंपनियां प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही बनाती है। मार्च 2025 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि 5 साल में अलग अलग राज्यों में 55,000 प्रोप्राइटरी दवाओं को लाइसेंस दी गई है। कंट्रोल करने के लिए जो 3 ही है, अभी आपके पास जो है
क्वालिटी का एविडेंस होना चाहिए, सेफ्टी का एविडेंस होना चाहिए और इफेक्टिवनेस का एविडेंस होना चाहिए। या तो जो क्या कहते हैं अथॉरिटेड बुक्स हैं वहाँ से, और अथॉरिटेड बुक्स में जो है जो स्टैंडर्ड्स के बारे में वो है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया और फार्मूलरी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, नेशनल डॉक्यूमेंट्स, और वो भी अथॉरिटेड बुक्स में ही आते हैं। तीसरा इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जो है, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कि मेरी जो दवाई है ये खांसी के लिए, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि इसका एविडेंस क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे ये देखो ये जो अथॉरिटेड बुक्स दी हुई हैं इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको मान लिया जाएगा एज पर टेक्स्ट। दूसरा लिखा है कि अगर मान लो वो जो टेक्स्ट उसमें नहीं दिया हो तो फिर जो है साइंटिफिक लिटरेचर से जो है ढूंढ के जो है कहीं बताना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है और फिर भी आपका क्लेम है कि मैंने ये बनानी है और इस चीज़ के लिए इसका यूज़ करना है, तो फिर आपको जो है वो पायलट स्टडी करके वो जो है दिखाना पड़ेगा, डाटा दिखाना पड़ेगा। वो डाटा जो है वो क्या कहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिखाना पड़ेगा, भाई ये देखो ये डाटा जनरेट किया और इस हिसाब से जो है ये इस चीज़ में इफेक्टिव है, तो इसलिए जो है 158B के रूप में नया प्रावधान तो लाया गया है, लेकिन इसमें पेटेंट एवं प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक दवाइयों के संबंध में यह साफ कर दिया गया कि इसके लिए किसी भी तरह के सेफ्टी स्टडी की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कंपनी अपनी दवा के सेवन से मानव शरीर पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए बिना भी लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। दूसरी ओर यदि निर्माता कंपनी अपनी प्रोप्राइटरी दवा की इफेक्टिवनेस सिद्ध करना चाहती है तो उसके लिए केवल पायलट स्टडी की मांग की गई। Pilot study means suppose I club 2 drugs, amla and ashwagandha. I tested this ashwagandha and amla properly and arranged a 14-column licensing authorities there, where they mentioned this ashwagandha, where is the indication you are, where is mentioned in the textbook, that also mentioned the 14 columns, and what is all the procedure and everything to prove that. Then I go to this area, I prepared a medicine. That medicine I have given to an hospital. That hospital, it is also, now ethical committees are there. That ethical committees approved that. Then after that we are conducting 30 patient clinical study as per the pilot studies. What the parameters already mentioned. This how much they suppose your pain. The pain is 10 indications are there. How much the medicine is after the 10 area where they are mentioned properly, doctors are properly noted. Then they are giving a report. That report we are submitted to the department. The department is an expert committee is there. That expert committee verified, call the manufacturer, discuss the manufacturer. They are satisfied. The expert committee, not only Ayurveda, including modern parameters, that is biological department, modern B-Form doctors are there, M-Form pharmacy peoples are there. All are discussed, detailed discussion, then only the sanction. जैसा कि डॉक्टर डी रामानाथन और दिनेश कटोच बता रहे हैं कि पायलट स्टडी में एक छोटे समूह को दवाई दी जाती है, तो यह समूह कितना छोटा होगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे, इसको लेकर कोई भी मानक आयुष मंत्रालय का नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पायलट स्टडी के लिए कोई मानक या प्रोटोकॉल निर्धारित ही नहीं किया। इस तरह नियम तो बनाए गए, लेकिन इतने ढीले ढाले कि उसका प्रभाव बेहद सीमित रह गया। आप देख सकते हैं ये क्लिनिकल लेवल्स ऑफ एविडेंस है जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स में देखते हैं ना, तो उसमें लेवल 1 सबसे अच्छा है। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है या मेटा एनालिसिस बोलते हैं। इससे तो हमें एकदम बेनिफिट या साइड इफेक्ट हमें मिल पाता है। ये जो पायलट स्टडीज़ है वो लेवल 4 में आता है, वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मतलब उसमें ना सेफ्टी ना बेनिफिट का हमें कोई भी पता नहीं चलेगा। ये एक पायलट ट्रायल है, उसमें सिर्फ हमें एक आइडिया मिल जाएगा। वो आइडिया को लेके हमें और अच्छे से स्टडीज़ डिज़ाइन करके करना पड़ेगा। तो पायलट स्टडीज़ है जो वो बोलते हैं कि उससे हमें सब कुछ पता चलेगा, असर पता चलेगा या बेनिफिट पता चलेगा। उसका मतलब है कि ये जो आयुष अधिकारी है उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कुछ पता नहीं, यही उसका अर्थ है। जी, आपने देखा कि पायलट स्टडी को लेकर खुद आयुष से जुड़े लोगों का क्या कहना है। वहीं पायलट स्टडी को लेकर कोई मानक ही नहीं है,
सिर्फ 30 मरीजों पर की गई स्टडी से किसी दवा के कारगर होने की बात साबित नहीं की जा सकती। ऐसा करना लोगों को गुमराह करने जैसा है। राज्यसभा की कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन की पारंपरिक दवाओं को लेकर विस्तार से बताया है। दरअसल चीनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने अपनी पहचान इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने अपनी दवाओं को सख्त वैज्ञानिक जांच से गुजारा और उसके प्रभाव को साबित किया। जैसे मलेरिया की दवा आर्टिमिसिनिन, इसके लिए तू यूयू को नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 साल बाद ही साल 2013 में भारत सरकार ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें बताया गया कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी दवाओं और इलाजों पर क्लिनिकल ट्रायल किस दिशा में और कैसे किए जाएं। इसी दस्तावेज में कहा गया कि यह गाइडलाइन समय के अनुसार बहुत जरूरी और उपयोगी है। सार्वभौमिक स्वीकार्यता यानी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के उद्देश्य से वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पद्धतियों का उपयोग करके सुरक्षा और प्रभाविता का सत्यापन आवश्यक है। हालांकि इससे आगे वाक्य में यह जोड़ दिया गया कि ऐसा करना पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री है। इनका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 या उसके नियमों से कोई सीधा कानूनी संबंध नहीं है। यह अजीब और हैरानी की बात है। वहीं 5 साल बाद 2018 में भारत सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल शब्द को ही आयुर्वेद से हटा दिया। मंत्रालय ने कहा कि आयुष की दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल जरूरी नहीं है। आप रशियन ग्रामर का प्रयोग करके आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। हर एक सिस्टम की एक प्रणाली होती है, जो कि डॉक्टर एम.एस. पल्लितान जैसे पद्म विभूषण जो बहुत ही दिग्गज साइंटिस्ट थे, कार्डियोथोरैक्सिक सर्जन थे, कि उनका ऐसा कहना है कि WHO ने ये बात को माना है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको उनका ब्रैकेट दिया जाए कि वो उनके तरीके से करे, ना कि जो उन पे थोपा जा रहा है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि क्या सबूत है कि ये काम कर रही है, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ हवा है, हमें पता नहीं है, कोई सबूत हमारे पास प्रमाण नहीं है, मगर हमें अनुभव है क्योंकि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो हवा है। तो इसीलिए जब परिणाम आ रहे हैं और यही दवाई उन पे प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वो मानदंड को वो फुलफिल कर रहा है। आयुष मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि राज्य के ड्रग्स विभाग इसको लेकर ठीक से तैयार नहीं है। उनको कंपनी अपना पायलट स्टडी देती है और उन्हें उसी पर यकीन करना पड़ता है। एक्ट चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम जो है वो एक्ट में नहीं है या रूल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट में। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ऐसे में दवाइयों को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ड्रग्स विभाग की होती है, लेकिन ड्रग्स केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। इसीलिए ड्रग्स के नियम केंद्र सरकार ही बनाती है। क्या आयुष की दवाइयों में क्लिनिकल ट्रायल होता है? इसके जवाब में डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। पहले जब ये सब जो आया था दुनिया में, उस समय कौन क्लिनिकल ट्रायल किया था भाई? आपको वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? स्मॉल पॉक्स वगैरह जो भी बीमारी उस टाइम में फैलता था, उसमें किसी वैद्य ने वही जो जिससे लसिका है उसी को डाल के दूसरा पेशेंट को लगा दिया, उसको इन्फेक्ट करा दिया, उससे उनको ये जनरेट हो गया। वो कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। अभी कलकत्ता वगैरह में पहले ब्रिटिशर्स के ज़माने में वो कुछ वैद्य लोग करते थे। बहुत सारे मेडिकल डिटेल्स आया हुआ है, इंफॉर्मेशन नॉलेज सिस्टम जनरेट हुआ है, वो इंट्यूशन से हुआ है, प्रैक्टिस से हुआ है, ये नहीं ये फॉर्मली। ये तो आजकल का पता है, पिछला 50-60 साल से ये फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल का मेथड चालू है। इसका मतलब ये नहीं पहले वो लोग रिसर्च ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं। उपाध्याय के मुताबिक कई आयुर्वेदिक कंपनियां अपने ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल करती है, लेकिन यह क्लिनिकल ट्रायल किस तरह का होता है? क्या वैसा ही होता है जिसके बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने बताया? अगर होता है तो कितना पारदर्शी होता है? इसका अंदाजा आप पतंजलि द्वारा कोरोनिल दवा को लेकर किए गए दावे से लगा सकते हैं। कोरोना आने के कुछ ही महीनों बाद पतंजलि ने कोरोनिल बनाकर दावा किया
कि यह क्लिनिकल ट्रायल से गुजरा हुआ है। खुद बाबा रामदेव ने यह बात कही थी। जयपुर के जिस NIMS अस्पताल में इस क्लिनिकल ट्रायल को करने का दावा रामदेव ने किया था, उसने बाद में खुद को इससे अलग कर लिया। उन्होंने साफ किया कि उनके अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया था। जहां एक तरफ क्लिनिकल ट्रायल में सालों लगते हैं, वहीं रामदेव ने कुछ ही समय में ऐसा दावा कर दिया कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के बाद दवाई बनाई है। खैर यह झूठ ही था। उस वक्त उत्तराखंड ड्रग्स कंट्रोल के अधिकारी रहे YS रावत बताते हैं कि रामदेव ने क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर कुछ भी नहीं दिया था। नहीं, उसमें जो इंडिकेशंस थे उनके वो बुक्स के हिसाब से थे, जो ऑथोरिटेटिव बुक्स थे उसके हिसाब से उन्होंने मांगे थे, दिए थे, उसी हिसाब से अप्रूव किया पैनल ने। उसमें कोरोना का तो कोई वो नहीं था। उसमें एविडेंस उसमें वो दिए थे, वो बुक के जो जिस बुक से उन्होंने वो किया था, वो खांसी और ज्वर जो उसके लिए थे, वो तो बुखार और खांसी के लिए थे। बावजूद इसके कोरोनिल सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इसका प्रचार किया। कई राज्य सरकारों ने इसे खरीदा और जनता में बांटा। खैर पतंजलि ने ऐसा पहली बार नहीं किया। पतंजलि को लंबे समय से कवर कर रहे पत्रकार ओमकार खांडेकर अपनी रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात करते हैं। पतंजलि में ऐसा है कि they introduce and sell also something called as proprietary medicines. Proprietary में ऐसा किस्सा है कि it's understood that they have taken the classical formulations and tweaked with it a little bit. तो वहां पे जब आप बोलते हो, this basically means this is not something that you find in classical texts. और चूंकि आप वहां पे नहीं पाते हैं इनको, तो these need to be subjected to clinical trials, which is not happening always. Now, Patanjali says that we have conducted clinical trials. Patanjali says that we have found robust evidence. They also say that we have published these in peer-reviewed journals. But in my, whenever I have tried to investigate that, for most part, I don't find that holding up. This was an advertisement. So Patanjali had been on an advertising blitzkrieg a few years ago. Clearly, it seemed like they had a sense कि हम जब भी कुछ बोलते हैं, even though it is challenged by experts in the field, there don't seem to be an immediate repercussion in terms of legal action, right? या फिर अगर होती भी है, it doesn't seem to be the kind that lasts long, because there's a pattern of Patanjali's behavior where they have made tall claims which have been rejected or debunked. They have either withdrawn it or just they have not withdrawn it. They have, most often they have pushed back. So August में they had published half-page advertisements across many national newspapers, English और हिंदी दोनों, जहाँ पे they listed a series of ailments that are very commonly found amongst Indians, and they claimed that they had medicines that would cure most of these ailments. So it was a very startling claim, because for starters, under Indian laws, there are many ailments that you can't claim cure for. There's a Drugs and Magical Remedies Act, जिसमें एक पूरी list है about the certain number of ailments that you can't cure for. And at the first glance itself, you could see that when they are saying that these are being cured, that's a violation of this act. But let's assume, let's give them a benefit of the doubt that उन्होंने actually cure किए होंगे, which is why they're making this really bold claim. If that is really the case, then it potentially can change lives of millions of people, right? Which is what Patanjali is also claiming, that हमारे अस्पताल में जब भी ये लोग आए थे, हमने उनको क्योर करके ही भेजा है. Baba Ramdev is on record several times saying that we have cured people when allopathy had given up. So I took a look at all of these diseases that they had mentioned, and there were like threefold kind of so my report basically tried to probe it in 3 different ways.
फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बोलते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, you have to register this in the Clinical Trials Registry of India. I first try to take a look, is it there? Then I try to see when they say that not only have we concluded these trials and found it to be successful, we have also published the results in peer-reviewed journals. I try to take a look at that also, कि कहाँ पे आपने publish किया है. And thirdly, whatever I could find, I ran it through a bunch of experts, not just the modern medicine experts, but also Ayurveda acharyas, professors who have, who have been teaching Ayurveda for a while, professors who specialize in pharmacology. And then what I found was for most of these medicines, A, the clinical trial was not even registered. B, if it was registered, then it wasn't completed. And if I'm not mistaken, in one case, it was completed, but the kind of findings that they had weren't enough or weren't robust enough to allow them to make a claim as big as they do, that we have cured them. Because if you remember, what I had talked about, a clinical trial process, which goes through multiple phases, which involves a large sample of population monitored over several years. That hadn't happened. So when I went through that and I shared these findings with the medical experts, they were also just as baffled as how can you get away with a claim like this when you say that you're curing things without ample evidence to back it up. Simultaneously, when I talked about them publishing results in peer-reviewed journals, वहाँ पे भी नहीं हुआ था for most of these medicines, and I scoured through medical databases, some of the most prominent journals, and also like those search tabs like PubMed, if I'm not mistaken. That's one of the go-to things for medical experts, right? वहाँ पे भी ज़्यादातर वो publish नहीं था. So again, like that claim seemed to fall flat. And I've done a series of stories about Patanjali between 2019 and 2023. There hasn't been even one time that Patanjali has responded to my emails and messages and just phone calls requesting them for information. आयुर्वेदिक दवाइयों में एक और गड़बड़ी की जा रही है, उसकी लाइसेंसिंग को लेकर। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पड़ताल में पाया कि आयुर्वेद की क्लासिकल श्रेणी के अंतर्गत बनी कई दवाइयां FSSAI की परमिशन के तहत बिक रही हैं। इन्हें लाइसेंस तो फूड सप्लीमेंट का मिला, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर बिक रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आयुष मंत्रालय ने इसे लेकर कई बार FSSAI को भी शिकायत भेजी, लेकिन आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो रिपोर्ट होते हैं हम लोग FSSAI को भेजते हैं, उसको रोकने के लिए सूचना देते हैं। 434 लगभग बॉटनिकल्स है जो FSSAI में रजिस्टर्ड है। ग्रास बोलते हैं, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर फूड सप्लीमेंट्स के रूप में ये 434 बॉटनिकल्स को अलो कर रखा है। वो उसमें बेस्ड प्रोडक्ट्स को वो बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका जो उनका रिक्वायरमेंट है FSSAI एक्ट के अंतर्गत, वो उनको फॉलो करना है। अब हम आपको राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले विष्णु कुमार शर्मा से मिलवाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर जो नियम है उसके मजबूत नहीं होने का ये परिणाम है कि शर्मा कैंसर के तीसरे और चौथे स्टेज की दवाई बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे देखने और पूछने वाला नहीं है। अभी तक आपने कितने कैंसर पीड़ित को ठीक कर दिया? सर मैंने तो है ना अपना ऐसा कोई वो नहीं है, बाकी ऐसा है कि किसी को अगर कोई कैंसर होता है ना तो कुछ जानकारी लेने की ज़रूर आ जाता है भाई, तो मैं उनको सुझाव दे देता हूँ भाई डॉक्टर साहब की दवाई तो बहुत ऊंची है, हमारा तो एक जड़ी बूटी है, तो उनको वो मुफ्त में मिल जाती है। कब ऐसा लगा कि जो मैंने दवाई बनाई है वो कैंसर की है? वो 2004। अच्छा। एक मुंह में छाले हमारी मिसेज को हो गए थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा इसकी बायोप्सी कराओ, तो हमने वो मंजन बना के दिया था, जड़ी बूटी होगा, उससे ठीक हो जाता है। हमने दूसरे को दिया, दोनों ठीक हो जाते। वो कैंसर पीड़ित था,
फिर हमने एक विज्ञप्ति आई थी अखबार में, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हमने वो शोध भेज दिया था अहमदाबाद। तो आप कह रहे हैं जैसे आपके मिसेज के मुंह में छाले थे, वो ठीक है, वो ठीक हो गया, उनको कैंसर नहीं था ना? या उनको कैंसर? जो दूसरा बता रहे था उसको कैंसर था, उसको कैंसर था। कौन से स्टेज का? वो उसको 22 रेडिएशन हो गए थे और वो पानी भी नहीं पी सकता था, ये इतना है। तो आप मुझे वो दवाई दिखा सकते हैं जो अभी आप सुझाव के रूप में कैंसर पीड़ितों को देते हैं, अगर हो घर पे तो? ऐसा है साहब कि मेरा कोई प्रोडक्शन थोड़ी है साहब। नहीं, मैं आपसे देख रहे हैं क्या आप? मेरा कोई ऐसा कोई दवाई का तो कोई आता है तो आप जाके लेके चले? बस मैं तो वो वहीं बता देता हूँ उनको, बता देता हूँ, काढ़ा बता देता हूँ उनको। अच्छा। तो बेसिकली जो आपका आयुर्वेदिक इन्वेंशन है वो काढ़ा है। काढ़ा है। क्या क्या मिला होता है उसमें? उसमें ग्वारपाठा है, नीम है, हल्दी है, तुलसी है और ये गिलोय है। ये मैं करीब सबको बता देता हूँ। अखबारों में खबरें छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि शर्मा ने कैंसर की दवाई की इजाद कर ली है, लेकिन कोई भी यह पूछने वाला नहीं है कि आखिर वो कौन सी दवाई लोगों को दे रहे हैं और जिनको दे रहे हैं उन पर क्या असर हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के प्रमुख IAS अधिकारी अपनी कैंसर पीड़िता पत्नी के लिए दवाई लेने शर्मा के पास आते हैं। खबरों में दावे किए जाते हैं कि इनकी कैंसर की दवाई को भारत सरकार की अलग अलग संस्थाओं ने मान्यता दे दी है, लेकिन यह सच नहीं है। हमने ऐसी 2 संस्थाओं को अप्रोच किया, लेकिन उन संस्थाओं ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। आपने अपने इलाके में देखा होगा कि सड़क किनारे तंबू लगाकर आयुर्वेद की दवाइयां बेची जाती हैं और शर्तिया इलाज का दावा भी होता है। ऐसा ही एक तंबू दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से बस 500 मीटर दूर लगा है। जैसे एलोपैथी में एम्स का एक सम्मानीय दर्जा है, वैसे ही इसका आयुर्वेद के क्षेत्र में है, लेकिन इससे बस कुछ दूर शर्तिया इलाज के दावे से आयुर्वेदिक दवाएं बिक रही हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि आयुर्वेद में जो ड्रग्स का कानून है वो काफी कमजोर है। आयुष में तो यहां तक है कि कोई भी प्रैक्टिशनर अपने एक मरीज के लिए खुद ही दवाई बना के अपने मन मुताबिक दे सकता है। उसको इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइसेंस की जरूरत तब पड़ती है जब उस दवाई को बेचना चाहे। अब प्रैक्टिशनर जो है इस एक्ट के हिसाब से जो है अपने पेशेंट्स के लिए अगर कोई दवाई बनाता है, जैसे मान लो मैं 2-3 चीज़ें मिक्स करके जो है दवाई पेशेंट को दे सकता हूँ, मैं पेशेंट को दे सकता हूँ, अपने पेशेंट को दे सकता हूँ, पर उस दवाई को जो है मार्केट में शॉप के थ्रू नहीं बेच सकता। ये थोड़ा मतलब लापरवाही नहीं होगी सर कि अपने पेशेंट को, मेरा 50 पेशेंट हो सकता है, 100 पेशेंट हो सकते हैं? नहीं, तो 50 पेशेंट जो आएंगे तो 50 पेशेंट वो सारे एक ही बीमारी के थोड़ी आएंगे। सरकारी नियमों में ढील और लचीलापन होने के कारण आज आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलावट के साथ बिक रही है और उस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो हमारा बहुत ज़्यादा पेशेंट्स केरल का ही है, क्योंकि केरल में ज़्यादातर पेशेंट्स आयुर्वेद का भी चिकित्सा रहते हैं, तो केरल ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी हमारे पास आते हैं। अभी तक किसी भी दवाई बनाने वाली कंपनी के लोगों ने आपसे संपर्क किया? अगर आपने उनको लेकर कोई रिपोर्ट पब्लिश की या कोई आपने उनकी दवाई में गलती पाई? संपर्क तो किया है, लेकिन डायरेक्टली मेरे से नहीं संपर्क किया है। ये सब कोर्ट में जाते हैं या पुलिस के पास जाके केस फाइल करते हैं, ऐसे संपर्क हुआ है। तो मेरे ऊपर बहुत सारा FIR है, बहुत सारा कोर्ट केसेस है, डिफेमेशन केसेस है, सिविल या और क्रिमिनल दोनों डिफेमेशन केसेस है। और ऐसा एक कंपनी है जिसने मुझे बेंगलुरु मजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके गए और मेरा ट्विटर का अकाउंट भी काफ़ी दिनों सस्पेंड हुआ था उसके वजह से। आयुर्वेद की दवाइयों से मरीजों पर कोई असर पड़ता है? आयुर्वेद के डॉक्टर, मैन्युफैक्चरर या कोई भी सरकारी सिस्टम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसकी जिम्मेदारी भी दवाई लेने वाले यानी मरीजों पर ही डाल दी जाती है। आप यह युद्ध हार गए, पूरा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल पे डाल दिया, तो जो लड़ा सिपाही उसका भी जिम्मेदारी होता है कि वो हार गया।
तो इसीलिए इट इज़ ए मल्टी फैक्टरल थिंग, एक चीज़ पे सिर्फ नहीं कर सकते। किसी भी हालत में किसी भी रोगी के बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है इन सब को मायने रखना पड़ता है कि तय करे कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है करके। आप कह रहे हैं कि अगर किसी पे साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसका व्यवहार, उसका खान पान भी जिम्मेदार है। हाँ, और अगर बेहतर हो रहा है तो भी खान पान जिम्मेदार है, सिर्फ दवाई से काम नहीं बनता। So the Ayurvedic test himself mentioned that this drug is a allergy, some problems in the problem. So they are mentioned before add the drugs, we need a purification, proper purification. That is process or purification. Sometimes this process is wrong. This process wrongly added to the drug. That is the reactions are there. Suppose you are taking alcohol. Deshamulajista, that is 12% alcohol. You know how much dosage of preparation? Only 25 ml. But they are misusing the product as a alcohol. What is the problem of Ayurveda industry, Ayurvedic test? Because they are misusing, sir. देख सकते हैं कि ये सब दवाई हमने पेशेंट से लिया है, क्योंकि ये जो मरीज है वो ये सब दवाई प्रिस्क्रिप्शन से लिया था और खाया था। मतलब आयुर्वेद वैद्य ने, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स ने उसको ये दवाई सब लिखे दिया था उनके बहुत सारे बीमारियों के लिए। मतलब डायबिटीज़ को लेके, ज़्यादा वजन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इन सब के लिए ये दवाई दिया था। और ये सब लेने के बाद उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स हुआ था, इसलिए हमने ये सब रिट्रीव करके हमारे पास रखा है। तो ये दवाई ऐसा नहीं है कि ये हमने खुद जाके दुकानों से खरीद के रखा है, ये सब पेशेंट्स का, मरीज का ही दवाई है। और आप देखते हैं इसमें सिर्फ आयुर्वेद नहीं, इसमें सिद्धा भी है। जैसे ये जो मेडिसिन है इसका नाम है लिवॉन, लेकिन इससे उसका लिवर का ही तकलीफ हुआ है। ये लिवर के लिए दवाई है, लेकिन इसके वजह से लिवर का प्रॉब्लम हुआ है। और ये आप देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये डायबिटीज़ के लिए देते हैं। इससे बहुत सारा तकलीफ हुआ इस मरीज को और उसका बहुत पीलिया हुआ था। और 1-2 हफ्ते के बाद दवाई देने के बाद, हमारा मॉडर्न मेडिसिन देने के बाद इसका वो ठीक हो गया था। इधर आप देख सकते हैं ये सब होम्योपैथी है, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये दवाई जो है ये बहुत सारी चीज़ के लिए देते हैं, जैसे पेट का प्रॉब्लम्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो अल्कोहल का परसेंटेज है ये 60% है, 59% इसका अल्कोहल ये दवाई के नाम पे देते हैं ये लोग। बहुत खतरनाक है। ये भी आप देख सकते हैं। और एक होम्योपैथी मेडिसिन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 43% है अल्कोहल। मतलब ये सिर्फ शराब है, दवाई नहीं है। ये शराब दवाई के नाम पे देते हैं ये लोग। मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स केरल से आते हैं, लेकिन हमें पेशेंट्स मिला है कर्नाटका से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, हरियाणा से। और कुछ ना कुछ पेशेंट्स का साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो एडमिशन के लिए, वो ज़्यादातर केरल से ही आता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा पेशेंट्स केरल का ही है, क्योंकि वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, केरल में ज़्यादातर पेशेंट्स आयुर्वेद का भी चिकित्सा रहते हैं। तो केरल ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी हमारे पास आते हैं। संपर्क तो किया है, लेकिन डायरेक्टली मेरे से नहीं संपर्क किया है। ये सब कोर्ट में जाते हैं या पुलिस के पास जाके केस फाइल करते हैं, ऐसे संपर्क हुआ है। उत्तराखंड में अपनी रिसर्च के दौरान हमने पाया कि अगर किसी दवाई में मिलावट की जानकारी ड्रग्स कंट्रोलर को मिलती है तो उस दवाई के उस बैच को वापस कर दिया जाता है। हमें यह जानकारी नहीं मिली कि किसी भी संस्थान पर कार्रवाई होती है। Some people are misusing the industry, but government is now watching the control the system to avoid, to stop this medicine. That process are going on. Today you see the Kerala Drug Control Department. Now they are added 7 more drug controller now, drug inspectors now. What is the main job of the drug inspector? Is the main job to collect this type of the drugs and test it properly. Any spurious drug, that spurious drug immediately inform the Ayush Drugs Control Department. The drugs department immediately action to the state government, withdraw the license. This is the process are going on, sir. एक तरफ मिलावटी दवाइयों के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, इसमें से कुछ ही लोग शिकायत कर पाते हैं, लेकिन उन शिकायतों का होता क्या है?
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आयुर्वेद की दवाइयों के एडवर्स इम्पैक्ट को लेकर जो शिकायतें आयुष मंत्रालय के पास आती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे कारण है कि दवा बनाने वाली कंपनी यह क्लेम करती है कि मरीज पर जो भी असर हुआ उसमें दवाई की गलती नहीं है। भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों के एडवर्स इम्पैक्ट यानी गहरे दुष्प्रभावों से जुड़ी शिकायतों को सुनने का एक अलग तंत्र है। इसका नाम है फार्माकोविजिलेंस और इसका मुख्यालय सरिता विहार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में है। यहाँ मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के नकारात्मक प्रभाव की शिकायत करते हैं। अब तक कुल 2000 के करीब शिकायतें उनके पास आई है, लेकिन इसमें से किसी भी दवाई को दुष्प्रभावी नहीं माना गया है। इस अधिकारी का मानना है कि जब तक किसी दवाई के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें नहीं मिलती तब तक उस दवा को गलत नहीं माना जा सकता। एक दो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ऐसा इस अधिकारी का मानना है। जैसा लचीलापन आयुष की दवाइयों के निर्माण के नियमों में दिखता है, वैसा ही लचर रवैया इसके बिक्री के नियमों में भी देखने को मिलता है। एक तरफ जहां एलोपैथी या होम्योपैथी की दवाई बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वहीं आयुर्वेद में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जो आप कह रहे हैं इसमें थोड़ा सच्चाई है। एक बार अभी रिसेंटली हमारा आसुडिटैप जो स्टैट्यूटरी कमेटी है उसमें एक रिकमेंडेशन भी किया हुआ था, जो इवन इंग्रेडिएंट्स का ड्रग्स है उसको सेल करने के लिए जो भी रिपोर्टिंग होता है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह उसका डाटा मेंटेन करने के लिए एक प्रावधान बनाए, ऐसे चल रहा है। उसका एक कमेटी विचार कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। इसमें 2-3 इश्यू अलग अलग इश्यूज है जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। जैसे यदि हम बहुत स्ट्रिक्टली इसका जो अवेलेबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन कर लिया, आपको रजिस्टर्ड फार्मेसी होना है, रजिस्टर्ड काउंटर होना है, तभी आप बेच सकते हैं। फिर अवेलेबिलिटी का इश्यू हो जाता है क्योंकि इतना सारा आयुर्वेद दवाई मिलने का औषध केंद्र नहीं है। अभी सरकार भी विचार कर रहा है आयुर्वेद औषधि केंद्र हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल में किया जाए बोल के। जब तक हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन सुचारू रूप से अवेलेबल नहीं है पूरा देश में, तब तक हम जितना रिस्ट्रिक्शन करेंगे फिर वो लोगों को मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सारे जो कंसर्न्स है उसको इंटीग्रेट करके जो मध्यम मार्ग है उस पर आने के लिए सरकार कोशिश करे। इस पर विचार मंथन चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा इसलिए है कि आयुर्वेद की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने के लिए भी लाइसेंस जारी हो। इसको लेकर कई बार चर्चा भी हुई है। आयुष के अधिकारियों ने हमें बताया कि वो भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने के लिए लाइसेंस जारी हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ऐसा नहीं चाहते, वो इसका विरोध करते हैं। जैसे अगर क्रोसिन है या आयुर्वेद का कोई भी दवाइयाँ, तो वो एक जैसी हैं क्योंकि उसमें क्या है, सेल लाइसेंस है नहीं, उसको कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट्स। तो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की जो है वो ज़्यादातर ओटीसी प्रोडक्ट्स की तरह है, कोई भी जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकता है। अभी जो है सेल जो है रेगुलेटेड नहीं है, कोई सेल लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनके लिए लेना पड़ता है। तो इससे ऐसा नहीं है कि कोई भी बेच सकता है। तो इससे नुकसान क्या है खाने वाले? अभी तक क्या है कि नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए जो है वो चल रहा है, नहीं तो क्या कहते हो जाता। क्योंकि लार्ज स्केल के ऊपर जो है पब्लिक को जो है कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब पॉपुलेशन को, जनसंख्या जो है, ये जनता जो है उसको जो है कोई नहीं झेलना पड़ा, नहीं तो ये हो जाता है। ठीक है ना, जब जब जो है इसके ऊपर चर्चा होती है तो यही आता है, प्रॉस एंड कॉन्स आते हैं, इफ्स एंड बट्स आते हैं। चूंकि आयुर्वेद की दवाइयां बेचने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसका फायदा उठाकर कई स्प्यूरियस दवाइयां मार्केट में बिक रही है। आम नागरिकों की धारणा है कि आयुर्वेद से कोई फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता, तो वो खुद ही दवाई खरीदकर खाते रहते हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में आयुष मंत्रालय ने बीते 2 सालों में आयुष की अवैध नकली दवाई बनाने वाले संस्थानों और दवाइयों की जानकारी दी, जिसमें सामने आया कि केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ऐसे मामले सामने आए, लेकिन दिल्ली, उड़ीसा
उत्तराखंड और अन्य राज्यों में यह मामला शून्य रहा। यह हैरान करता है और आयुर्वेद को लेकर कमजोर कानून की तरफ भी इशारा करता है। आयुर्वेद की दवाइयों में विज्ञापन एक बड़ा मसला है। दवाइयों के विज्ञापन को लेकर भारत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 मौजूद है, जिसके मुताबिक किसी भी दवा के बारे में अगर यह दावा किया जाता है कि वह कैंसर, डायबिटीज, शुगर, एड्स या बांझपन जैसी बड़ी और लाइलाज बीमारी को पूरी तरह ठीक करती है, तो ऐसा विज्ञापन देना कानूनी अपराध है। इस नियम में 54 ऐसी बीमारियों का जिक्र किया गया है जिसे ठीक करने का दावा करते हुए आप विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे विज्ञापन हर जगह दिख जाएंगे। विज्ञापन तो छोड़िए, न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए डॉक्टर डी रामानाथन ने दावा किया कि उनकी दवाओं से तकरीबन 250 कपल माँ बाप बन चुके हैं। 250 patient infertility. There is no scope in future you have the boy or child. We have given medicine. 250 patient delivered boy's photo with all the document we have, sir. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आयुष मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2022 से फरवरी 2025 के बीच 26,326 भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं। यानी इस अवधि में हर रोज 23 विज्ञापन सामने आए। डाबर आयुर्वेदिक उत्पादों की एक बड़ी और नामी कंपनी है। साल 2021 में डाबर का एक विज्ञापन जगह जगह प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया कि आंखों में जलन, लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी तकलीफों से बचने के लिए डाबर का च्यवनप्राश खाइए और फेफड़ों को बचाइए। डाबर ने इस विज्ञापन में वैज्ञानिक जांच का भी हवाला दिया, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार या एविडेंस है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चूहों के ऊपर किया गया एक रिसर्च। हैरानी की बात है कि इस पेपर को जिन 4 लोगों ने मिलकर लिखा, उनमें से 3 लोग डाबर से ही जुड़े हुए थे। और क्या सिर्फ चूहों पर किए गए ट्रायल के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि कोई दवाई या च्यवनप्राश इंसानों के ऊपर भी काम करेगा? ज्यादातर जानकार इसका जवाब ना में देते हैं। तो आपने देखा डाबर का खेल। डाबर सिर्फ यही नहीं करता, बल्कि वो दर्शकों को भ्रमित भी करता है। जैसे आप इससे देखिए, कोई भी खरीदार च्यवनप्राश की पैकिंग पर लिखे बड़े दावों को ही देखेगा, जैसे 3 times immunity action, enhances energy and stamina, protects family against illnesses और आखिर में builds overall health जैसे शब्द आपका ध्यान खींच ही लेंगे। इन शब्दों के साथ जो स्टार लगे हैं, उनके बारे में बहुत छोटे से कोने में स्पष्टता मिलती है। यहां 3 times immunity action वाले स्टार का मतलब है एक बेसिक स्टडी। 2 स्टार वाले एनहांसेस एनर्जी एंड स्टेमिना के लिए बेसिस क्लिनिकल स्टडी लिखा गया है। वहीं इलेसिस वाले 3 स्टार यानी खांसी जुकाम जैसे दैनिक संक्रमणों के लिए लिखा गया है। अब आप खुद तय करिए कि यह भ्रमित करने वाला है या नहीं। हमने इसको लेकर डाबर को सवाल भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा सिर्फ डाबर नहीं करता, ज्यादातर आयुर्वेदिक उत्पादक करते हैं। विज्ञापनों को लेकर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में मौजूद नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जानकारी इकट्ठा की, उसमें सामने आया कि भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में किसी को अब तक सजा नहीं हुई है। वहीं लोकसभा में 2023 के एक जवाब के मुताबिक भ्रामक विज्ञापन देने के कारण तमिलनाडु की कुछ कंपनियों का लाइसेंस 1 महीने के लिए रद्द किया गया। वहीं बाकी राज्यों में नोटिस दिया गया। कुछ में बताया गया कि नोटिस दिए जाने के बाद कंपनी ने गलत दावे वाले विज्ञापन को वापस ले लिया। इसी जवाब में जम्मू और कश्मीर की तरफ से बताया गया कि आयुष क्षेत्र में
हर्बल दवा कंपनियों की निगरानी करने और भ्रामक एवं आपत्तिजनक विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए कोई अलग से आयुष ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। जबकि इसी सरकार ने पहले बताया कि आयुर्वेद का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले राज्यों में से एक राज्य जम्मू और कश्मीर भी है। सोचिए यहाँ के लोगों को किस तरह की दवाइयां मिल रही होंगी। भ्रामक विज्ञापन देने को लेकर नियम कितने मजबूत है, इसका अंदाजा पतंजलि और रामदेव पर दर्ज एक मामले से देखते हैं। 16 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड आयुष विभाग ने हरिद्वार के सीजीएम कोर्ट में रामदेव और पतंजलि समेत कई अन्य लोगों पर एक एफआईआर दर्ज कराई। यह सब आयुष मंत्रालय ने खुद ही नहीं किया। इसकी शुरुआत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से हुई थी। वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड आयुष विभाग को मामला दर्ज करने के लिए कहा। इस मामले की सुनवाई 10 मई 2024 से शुरू हुई, जो लगभग 1 साल तक जून 2025 तक चली। इस बीच कुल 11 बार सुनवाई हुई। इसमें से 7 सुनवाई को स्थगित करने का कारण था कि कंप्लायंस नॉट मेड बाय प्रोसिक्यूशन, यानी जो अभियोजन पक्ष से कुछ जानकारी मांगी गई थी वह उन्होंने नहीं दिया। वहीं 2 बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर उपस्थित नहीं रहे। एक बार हड़ताल के कारण कोर्ट बंद रहा और एक बार जज साहब एनुअल इंस्पेक्शन पर थे। इस बीच पतंजलि ने हाई कोर्ट का रुख किया और जुलाई 2025 में कोर्ट ने रामदेव समेत अन्य पर दर्ज इस मामले को ही रद्द कर दिया। इसके बाद यह मामला ही खत्म हो गया। सिर्फ राज्य ड्रग्स विभाग ही नहीं बल्कि आयुष मंत्रालय भी विज्ञापनों को लेकर किस हद तक गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए साल 2018 में एक नया नियम लेकर आया, रूल 170। पहले से जो कानून मौजूद है वो तमाम तरह के ड्रग्स पर लागू होते थे, लेकिन रूल 170 सिर्फ आयुर्वेद के लिए लाया गया। पहले से मौजूद कानून में किसी को विज्ञापन से पहले ड्रग्स कंट्रोलर से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन रूल 170 में विज्ञापन जारी करने से पहले ड्रग्स अधिकारियों को दिखाना होता था। उनकी इजाजत के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे, लेकिन यह कभी ठीक से लागू ही नहीं हुआ। इस नियम के तहत महज एक कंपनी पर केरल में कार्रवाई हुई है। जब ये 170 रूल इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, उस टाइम में परिस्थिति ये था, हर जगह मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो होता था, उसका मैपिंग करने का कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं था उस टाइम में। सो हमने सोचा रेगुलेटरी रेजिम इज द बेटर वे, सो इसके लिए ये 170 रूल लाया गया। जैसे ये लाया गया उस टाइम में बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन भी आया इन स्टेक होल्डर्स का, बाकी बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पिटिशन दर्ज हुआ। उसमें उनका कहना ये है सिर्फ आयुष सेक्टर के लिए ही आप स्पेसिफाई कोई रेगुलेशन डाल रहे हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो बाकी सेक्टर के लिए है ही नहीं है। ये मेन उनका कंसर्न था। दूसरा ये था हर एडवर्टाइजमेंट को अलग से नंबर लेना होता। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कर लिया, आपका कर्नाटक में वो प्रसार आ रहा हो तो कर्नाटक का जो रिस्ट्रिक्शन आ गया, वही एडवर्टाइजमेंट इधर आ गया दिल्ली में, दिल्ली का जो रिस्ट्रिक्शन आ गया। ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो रहा था, इसमें बहुत सारा क्वेरी हुआ था। लेकिन जैसे हम लागू किया उसी के टाइम में कोर्ट का डायरेक्शन ये आ गया, इसमें कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लेना है। उसके वजह से ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाया था। अब जैसे मान लो क्या कहते दवाई है, जो कोई दवाई है, दवाई खाने से जो है दुष्प्रभाव हो जाते हैं तो उसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है ना। अब कोई दवाई जो है जैसे मान लो कोई एडवर्टाइज कर रहा है, अब इसमें लिखा हुआ है कि वो जो मेरे ख्याल 57 या 58 जो सिम्टम्स हैं उनके ऊपर आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये वो कहते कि आप जो है इलाज करो, इलाज को क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो? क्लेम जो इसको आपने जो है बस के पीछे कभी आपने पढ़ा कि ये क्रोसिन जो है फीवर को ठीक करती है, तो ये कुछ साल पहले तक जो है वो था कि ये जो है शायद आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के ऊपर लागू नहीं होता, लोग एडवर्टाइज करते थे। पर धीरे धीरे जो है वो क्लैरिटी हो गई है। फिर रूल 170 भी आया, क्योंकि उधर जो है एलोपैथिक साइड में जो क्या था कि उसके लिए एक रूल था, ठीक है।
पर आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के लिए नहीं था, तो इसलिए रूल 170 आया। अब तो मेरे ख्याल शायद उसको जो है हटा दिया है शायद। 1 जुलाई 2024 को आयुष मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के रूल 170 को हटाने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया। लेकिन 11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने यह रोक वापस लेते हुए याचिका खारिज कर दी और साफ कहा गया कि रूल 170 अब हट चुका है। इसलिए आयुष की दवाओं के विज्ञापन पर पूर्व में अनुमति लेने का नियम अब लागू नहीं होता है। कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए 24 घंटे हम लोग इस रिसर्च पे हैं कि कहीं भी कोई भी कैंसर पीड़ित रोगी परेशान ना हो। लास्ट स्टेज तक के कैंसर रोगी मस्ट, जो भी लगभग यहाँ पे है वो एडवांस स्टेज के रोगी हैं, लास्ट स्टेज के रोगी हैं। कैंसर भी उन्हीं बीमारियों में शामिल है जिसको आप कम करने या खत्म करने का जिक्र अपने विज्ञापनों में नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद देखिए कि पतंजलि प्रमुख रामदेव अपने इस वीडियो में क्या दावा कर रहे हैं। ऐसे विज्ञापन आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर कौन से लेवल का था? 4th स्टेज का था। और कितनी गांठें थी? गांठ बड़ी हो गई थी बहुत, और हाँ लंग्स में और गले में सब में नोड्स फैल गए थे। अब ये सब क्या करते हैं? फिर बोलो गांठें काटो। कहाँ से काटे? गला काटे, ब्रेस्ट काटे, फिर वहां से काटोगे यूट्रस में पहुंच जाओगा, उसको काटो, लीवर किडनी में। लीवर का पूरा गायब हो गया, गले का पूरा गायब हो गया, और गांठ बिल्कुल इतनी सी बच गई है, मामूली सी बची है। और क्या लिया था? सिस्टोग्रेट और लीवोग्रेट और ये क्या बोलते हैं वो हल्दी वाली डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड। बस प्राणायाम कर रही हूँ। आपने देखा कि आयुर्वेद में दवाओं के निर्माण और बिक्री से लेकर उसके विज्ञापन तक में किस हद तक कमजोर नियामक ढांचा, नरम रवैया अपनाने वाले नियम और ढीली निगरानी व्यवस्था है। इन सब का फायदा कंपनियां उठा रही हैं। सरकार भी इन्हीं नियमों के भरोसे आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि कंपनियों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आम लोगों की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। और एक बात जो लोगों को समझनी चाहिए कि आयुर्वेद की दवाई आप खुद से खरीदकर अपने हिसाब से खा रहे हैं तो यह आपकी सेहत के लिए घातक हो सकती है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी हमें लिखकर बताइए। हम अलग अलग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और साथ ही मेरा ईमेल आईडी है basant@newslaundry.com। साथ ही आप सबसे एक अपील है, आप सब जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। तो अगर अब तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से हम या मेरे साथी रिपोर्टर ग्राउंड पर जाते हैं और खबरें लेकर आते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारी हिम्मत है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।